हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बढ़िया रहेंगे। तो बच्चों, हम लोग दो टॉपिक्स जो हैं वो रिवाइज कर चुके हैं। हम लोग ने कवर अप कर लिया है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, शॉर्ट नोट्स के थ्रू कवर किया है। जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर आपने पहले ये सेशन हमारे मिस किए हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके इसे कवर कर लीजिएगा। आज का हमारा टारगेट है लिवरेज और डिविडेंड। इजीली हम दोनों टारगेट्स को पूरा करेंगे और जो रिवीजन करेंगे वो कॉन्सेप्ट्स का सारा रिवीजन करेंगे और साथ के साथ आरटीपी के जितने क्वेश्चन है वो देख के चलेंगे। कौन कौन सा आरटीपी कवर होगा, पिछले 4 अटेम्प्ट का आरटीपी कवर होगा, इंक्लूडिंग करंट ईयर का जो आरटीपी है नवंबर 21 का। तो ये 4 आरटीपीस को अपन कवर करके चलेंगे डिविडेंड डिसीजन के लिए और लिवरेज के लिए। ठीक है, तो सर लिवरेज से शुरू करते हैं। लिवरेज क्या होती है सर? लिवरेज है एक फाइनेंशियल वेरिएबल का इन्फ्लुएंस दूसरे फाइनेंशियल वेरिएबल के ऊपर। एक फाइनेंशियल वेरिएबल का इन्फ्लुएंस दूसरे फाइनेंशियल वेरिएबल के ऊपर, इसको अपन क्या बोलते हैं? लिवरेज। अब वो फाइनेंशियल वेरिएबल जो है दोस्त, वो सेल्स हो सकता है, वो आपका ईबीआईटी हो सकता है, वो कंट्रीब्यूशन हो सकता है, वो ईपीएस हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। कोई भी एक फाइनेंशियल वेरिएबल जिसका इन्फ्लुएंस दूसरे फाइनेंशियल वेरिएबल के ऊपर होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? लिवरेजेस। लिवरेज 3 तरीके के होते हैं: ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज आपको क्या बताता है सर? ऑपरेटिंग लिवरेज आपको रिलेशनशिप बताता है बिटवीन सेल्स एंड ईबीआईटी। सेल्स और ईबीआईटी के बीच में रिलेशनशिप बताता है। अगर सेल्स में चेंज आएगा तो उस चेंज का इफेक्ट ईबीआईटी पे कितने टाइम्स आएगा। अगर सेल्स 10% से चेंज होती है तो ईबीआईटी कितने टाइम्स चेंज होगी, ये सब बात आपको कौन समझाएगा? ऑपरेटिंग लिवरेज। लेट सपोज आपका ऑपरेटिंग लिवरेज 3 टाइम्स है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेल्स 1% से चेंज होगी तो आपका ईबीआईटी 3% से चेंज होगा। आपकी सेल्स 10% से चेंज होगी तो आपका ईबीआईटी 30% से चेंज होगा। फोकस करिए, मैं वर्ड बोल रहा हूं चेंज। चेंज का मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ऑपरेटिंग लिवरेज इंडिकेट करता है आपके बिजनेस रिस्क को। जितना ज्यादा ऑपरेटिंग लिवरेज होगा उतना ज्यादा आपका ऑपरेटिंग रिस्क होगा। कुल मिला के कॉन्ट्रीब्यूशन और ईबीआईटी, कुल मिला के कॉन्ट्रीब्यूशन और ईबीआईटी का जो गैप है वो रिप्रेजेंट करता है फिक्स कॉस्ट। इनका जो गैप है वो रिप्रेजेंट करता है फिक्स कॉस्ट। अब ये गैप जितना बड़ा होगा, ये गैप जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा फिक्स कॉस्ट होगी, और जितनी ज्यादा फिक्स कॉस्ट होगी उतना ज्यादा आपका बिजनेस रिस्क होगा, ऑपरेटिंग रिस्क होगा। राइट। ऑपरेटिंग लिवरेज के फॉर्मूलेस क्या क्या थे सर? एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। जब आपको एक ही ईयर का डेटा गिवन होता है तो आप इसका इस्तेमाल करते हो। जब आपको 2 ईयर्स का डेटा गिवन रहता है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। इसके बाद एक और फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, कंबाइंड लिवरेज डिवाइड बाय फाइनेंशियल लिवरेज। ये क्या होता है सर? हमको ये पता है कि जो सीएल है वो ओएल इंटू एफएल होता है। अगर हमें एफएल पता है, हमें सीएल पता है, तो हम ओएल फाइंड कर सकते हैं। ओएल जो होगा वो हो जाएगा सीएल अपॉन एफएल। राइट। इसके बाद एक और फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, 1 डिवाइडेड बाय एमओएस प्रोपोर्शन। 1 डिवाइड बाय एमओएस प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? जितना ज्यादा आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगी, जितना ज्यादा आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा उतना कम आपका बिजनेस रिस्क होगा। जितना कम मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा उतना ज्यादा आपका बिजनेस रिस्क होगा। राइट। ऑपरेटिंग लिवरेज कैसा आ सकता है सर? ऑपरेटिंग लिवरेज नेगेटिव अगर आता है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है सर? अगर ऑपरेटिंग लिवरेज नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब यह है कि आपका कंट्रीब्यूशन कम है और आपकी फिक्स कॉस्ट ज्यादा है। आपका कंट्रीब्यूशन कम है, आपका फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, आप लॉस की सिचुएशन में चल रहे हो, आपका ईबीआईटी लेस देन 0 है। ऑब्वियस है कि आपके पास लॉस आ रहा है, दैट मींस कि ईबीआईटी नेगेटिव है। राइट। और आपकी जो सेल्स है वो ब्रेक इवन पॉइंट से कम है, क्योंकि अगर सेल्स बीपी पे होती तो देयर विल बी नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन अगर लॉस आ रहा है, इसका मतलब यही हुआ कि सेल्स बीपी से कम है। तो नेगेटिव ओएल क्या क्या इंडिकेट करता है? नेगेटिव ओएल ये इंडिकेट करता है कि कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट से कम है, देयर इज अ लॉस, ईबीआईटी इज नेगेटिव एंड सेल्स इज लेस देन बीपी। और अगर आपका ऑपरेटिंग लिवरेज इंफिनिटी आ रहा है तो क्या निकल कर आता है? तो निकल कर आता है कि कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट जो है वो बराबर है। कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट बराबर है, मतलब ईबीआईटी जो है वो 0 है, हमारे पास कोई भी प्रॉफिट या लॉस नहीं है, और सेल इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू बीपी। सेल्स इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू बीपी। ऑपरेटिंग लिवरेज 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि देयर इज नो फिक्स कॉस्ट।
ऑपरेटिंग लेवरेज 1 का मतलब ये हुआ कि कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी दोनों सेम है, और कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी दोनों सेम तभी होंगे जब आपके पास फिक्स कॉस्ट नहीं होगी। कंट्रीब्यूशन जो है वो ईबीआईटी के बराबर है, देयर इज नो ऑपरेटिंग रिस्क इन्वॉल्व, सेल्स इज मोर देन बीईपी। आपकी जो सेल्स है वो ब्रेक इवन पॉइंट से क्या है, ज्यादा है, क्योंकि प्रॉफिट आ रहा है, क्योंकि प्रॉफिट आ रहा है, और प्रॉफिट तो आएगा ही क्योंकि आपके पास कोई भी फिक्स कॉस्ट है नहीं। ऑपरेटिंग लेवरेज अगर 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट से ज्यादा है, ईबीआईटी पॉजिटिव है मतलब कि 0 से ज्यादा है, ऑपरेटिंग रिस्क एग्जिस्ट करता है, और सेल्स जो है वो बीईपी से ज्यादा है, सेल्स जो है वो बीईपी से ज्यादा है। आपको ऑपरेटिंग लेवरेज कभी भी यहां पर नहीं मिलेगा, आपको ऑपरेटिंग लेवरेज कभी भी यहां पर नहीं मिलेगा। ये वो सिचुएशंस है जो हाइपोथेटिकल होती है, ये वो सिचुएशंस है जो हाइपोथेटिकल होती है। रियल लाइफ में फिक्स कॉस्ट होती है, रियल लाइफ में हमेशा आपका ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो 1 से ज्यादा होता है। रियल लाइफ में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको फिक्स कॉस्ट इनकर ना करनी पड़े। ठीक है, इनको एक बार रीड कर लीजिएगा, थियोरिटिकली अगर लिखने को आता है तो ये आपकी हेल्प करेगा। इसके बाद अगला आता है मेरे दोस्त फाइनेंशियल लेवरेज। अगला आता है फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज क्या बताता है सर? ये रिलेशन बताता है बिटवीन ईबीआईटी एंड ईबीटी, इंडिकेट करता है फाइनेंशियल रिस्क को। तो ये ईबीआईटी और ईबीटी का रिलेशन बता रहा है। यहां पर जो वर्ड ईबीटी लिखा हुआ है बच्चे, ये वर्ड ईबीटी से हमारा क्या मतलब है? ये जो वर्ड यहां पर ईबीटी यूज हुआ है, इस ईबीटी से हमारा क्या मतलब है सर? ईबीटी से हमारा मतलब है अर्निंग बिफोर टैक्स फॉर इक्विटी, अर्निंग्स बिफोर टैक्स फॉर इक्विटी, राइट। ये अर्निंग बिफोर टैक्स नॉर्मल वाला अर्निंग बिफोर टैक्स नहीं है, ये अर्निंग बिफोर टैक्स फॉर इक्विटी है, राइट। और ये फाइनेंशियल लेवरेज क्या इंडिकेट करता है? फाइनेंशियल रिस्क को इंडिकेट करता है कि आप अपनी फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट को मीट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। हाई फाइनेंशियल लेवरेज होगा तो मतलब आपके पास हाई फाइनेंशियल रिस्क होगा। फॉर्मूला क्या होता है? ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी इसका फॉर्मूला होता है। दूसरा फॉर्मूला होता है कंबाइंड लेवरेज डिवाइड बाय ऑपरेटिंग लेवरेज, अगेन सेम। सीएल जो होता है वो ओएल और एफएल के बराबर होता है। तो अगर आपको एफएल निकालना है तो सीएल जो, अगर आपको एफएल निकालना है तो वो हो जाएगा सीएल डिवाइड बाय ओएल, राइट। और तीसरा फॉर्मूला आपके पास आता है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। अगर सिंगल ईयर का डेटा दिया है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना, और अगर आपको 2 इयर्स का डेटा दिया है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब ये जो ईबीटी है, इस ईबीटी का मतलब ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट नहीं है, इस ईबीटी का मतलब ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट नहीं है। हमें इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड की बिफोर टैक्स कॉस्ट को भी माइनस करना है, प्रेफरेंस डिविडेंड की बिफोर टैक्स कॉस्ट को माइनस करना है। प्रेफरेंस डिविडेंड टैक्स के बाद दिया जाता है तो उसको बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 1 माइनस टैक्स से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपको ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट और बिफोर टैक्स प्रेफरेंस की कॉस्ट, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, हमें ईबीटी क्या चाहिए? हमें ईबीटी चाहिए अर्निंग बिफोर टैक्स फॉर इक्विटी। हमें ईबीटी में क्या चाहिए? हमें ईबीटी में चाहिए अर्निंग बिफोर टैक्स फॉर इक्विटी। तो इक्विटी तक आप तभी पहुंचोगे जब आप डिबेंचर का इंटरेस्ट और प्रेफरेंस का डिविडेंड दोनों माइनस करोगे। प्रेफरेंस का डिविडेंड आफ्टर टैक्स होता है, इंटरेस्ट बिफोर टैक्स होता है। इसीलिए इंटरेस्ट में नीचे आपको 1 माइनस टैक्स नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इंटरेस्ट बाय डिफॉल्ट बिफोर टैक्स ही होता है। प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो बाय डिफॉल्ट आफ्टर टैक्स होता है, तो उसे बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने 1 माइनस टैक्स से डिवाइड किया है। अगर आपका फाइनेंशियल लिवरेज बेटा नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास सफिशिएंट ईबीआईटी नहीं है कि आप अपनी फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट को मीट कर पाए। तो ईबीआईटी जो है वो लेस देन है फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, ठीक है। नेगेटिव एफएल का मतलब क्या है कि आपका ईपीएस भी नेगेटिव आ रहा है, लेस देन 0 है, और आपका ईबीआईटी फाइनेंशियल ब्रेक इवन से कम है, राइट। अगर आपके पास इंफिनिटी आ रही है, इंफिनिटी का मतलब प्रॉफिट सिर्फ इतने ही है कि वो फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट को मीट कर पाएंगे, ईपीएस 0 आएगा और आपका ईबीआईटी आपके ब्रेक इवन के बराबर होगा। अगर फाइनेंशियल लिवरेज 1 आ रहा है, इसका मतलब फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो ईबीआईटी है वही ईबीटी बन गया। और अगर फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट एग्जिस्ट नहीं करती तो आपके ऊपर कोई भी फाइनेंशियल रिस्क नहीं आएगा। ईपीएस मोर देन 0 होगा और आपका ईबीआईटी फाइनेंशियल ब्रेक इवन से ज्यादा होगा। अगर फाइनेंशियल लिवरेज मोर देन 1 है तो आपका ईबीआईटी फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट से ज्यादा होगा, आपके पास फाइनेंशियल रिस्क भी एग्जिस्ट करेगा,
आपका ईपीएस 0 से ज्यादा होगा और आपकी ईबीआईटी फाइनेंशियल ब्रेक इवन से ज्यादा होगी। ये सारी इंप्लीकेशंस हैं, ये सारी इंप्लीकेशंस हैं। ये इंप्लीकेशंस लिखने में आपको हेल्प करती है, जब कोई कंक्लूजन देना होता है, जब कोई रीजन देना होता है, जस्टिफिकेशन देना होता है, तो वहां पर ये आपके काम में आती है, राइट। अदरवाइज तो आपका काम फॉर्मूला से भी चल जाएगा, राइट। इसके बाद तीसरा आता है आपके पास कंबाइंड लेवरेज। कंबाइंड लेवरेज आपको रिलेशन बताता है सीधे सेल्स और ईपीएस का। कंबाइंड लेवरेज इंडिकेट करता है ओवरऑल रिस्क। ऑपरेटिंग लेवरेज केवल बिजनेस रिस्क बताता था, फाइनेंशियल लेवरेज केवल फाइनेंशियल रिस्क बताता था। कंबाइंड लेवरेज आपको क्या बताएगा? कंबाइंड लेवरेज आपको बताएगा कि दोस्त ओवरऑल रिस्क कितना है। जितना ज्यादा आपके पास कंबाइंड लेवरेज होगा उतना ज्यादा आपका ओवरऑल रिस्क होगा। सीएल निकालने का पहला फॉर्मूला है ओएल इंटू एफएल। दूसरा फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। और तीसरा फॉर्मूला निकल कर आता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी, राइट। ये तीनों फॉर्मूलेस आपकी हेल्प करेंगे सीएल कैलकुलेट करने में। एक सेकंड दीजिएगा। ये तीनों फॉर्मूलास आपकी हेल्प करेंगे कंबाइंड लिवरेज कैलकुलेट करने पे। देखिए रिवीजन क्लास है, यहां पर हम लोग कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ रहे हैं, सॉर्ट ऑफ मैराथन रिवीजन्स हैं, इसीलिए मैं कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं बता रहा हूं। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हो कि जसमीत सर इस पे कोई कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, तो सर मैंने आपको निराश कर दिया, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। द पर्पस ऑफ दिस क्लास इज ओनली टू प्रोवाइड अ रिवीजन। एक आपको मैंने सारे फॉर्मूलेज रिवाइज करा दिए, अब मैं जल्दी से आपको आरटीपी के क्वेश्चंस भी करा दूंगा, सो दैट आपका एक कॉन्सेप्ट जो है, चैप्टर जो है वो ओवर हो जाए, राइट। इसके बाद आता है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट कैसे बनता है? सर सबसे पहले अपन सेल्स उठाते हैं, सेल्स में से अपन वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं, हमारे पास कंट्रीब्यूशन निकल कर आ जाता है। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस होती है, ईबीआईटी निकल कर आ जाता है। ईबीआईटी को ही हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं। इसमें से इंटरेस्ट माइनस हो जाता है, हमारे पास ईबीटी निकल कर आ जाता है। ईबीटी में से टैक्स माइनस हो जाता है, ईएटी निकल आता है। ईएटी में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस हो जाता है, अर्निंग्स फॉर इक्विटी आ जाती है, उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया जाता है, ईपीएस आ जाता है। कई बार क्वेश्चन में आपसे इनकम स्टेटमेंट बनाने को भी कहता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इनकम स्टेटमेंट कैसे तैयार होती है, राइट। इसके बाद और कोई कॉन्सेप्ट इसके अंदर है नहीं, लेवरेज इतना ही सा था जो हमने पूरा कर लिया है। अब जल्दी से हम लोग आरटीपीस के क्वेश्चंस देख लेते हैं। जो दोस्त हमें लाइव देख रहे हैं ऑनलाइन, ओके है रिपोर्ट यहां तक? जो क्लास में बातें करी थी वो याद आ गई हैं आप लोग को? जो क्लास में हम लोग ने बातें करी थी वो याद आ गई हैं आपको? ठीक है, चलिए अब हम लोग आरटीपी नवंबर 21 की तरफ चल रहे हैं बेटा। पहले हम लोग आरटीपी नवंबर 21 की तरफ चल रहे हैं। तो आप लोग के पास फिजिकल कॉपी है तो आप अपने पास खोल के रख लीजिए, अगर आपके पास है तो वो आप खोल के रख लीजिए। ये एक क्वेश्चन लिवरेज का आया है। अगर हम इसको टेक्निकली समझें तो ये क्वेश्चन लिवरेज का नहीं है, कैपिटल स्ट्रक्चर और लिवरेज मिक्स क्वेश्चन है ये, ठीक है। करा देता हूं। द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटिंग टू नाव्या लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21 इज गिवन। तो हमारे पास नाव्या लिमिटेड का कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है 31 मार्च 21 का, ठीक है। सर हमारे पास आउटपुट 1 लाख यूनिट्स का है नॉर्मल कैपेसिटी पे, सेलिंग प्राइस 40 की है, वेरिएबल कॉस्ट 20 की है और फिक्स कॉस्ट हमारे पास 10 लाख की है, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी हमें गिवन है। हमारे पास 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं 10 रुपए वाले, 5 लाख का रिजर्व्स एंड सरप्लस है, 7% के डिवेंचर्स हैं, 5 लाख की करंट लायबिलिटी है, टोटल हमारे पास 30 लाख रुपीस की असेट्स चल रही हैं। Navya Limited has decided to undertake an expansion project to use the market potential that will involve rupees 10 lakh। तो इन्होंने एक्सपेंशन का सोचा है और इस एक्सपेंशन प्रोजेक्ट पे इनको 10 लाख रुपए की जरूरत है। कंपनी एक्सपेक्ट्स इंक्रीज एंड आउटपुट बाय 50%, और कंपनी को लग रहा है कि उसका आउटपुट 50% से बढ़ जाएगा। मतलब कंपनी अगर अभी 1 लाख यूनिट्स बना रही है तो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है दोस्त कि वो 1,50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगी, ये उसकी एक्सपेक्टेशन है। इसके बाद कहता है फिक्स कॉस्ट विल बी इंक्रीज्ड बाय ₹5 लाख। फिक्स कॉस्ट इंक्रीज करेगी 5 लाख रुपए से। अभी आपकी फिक्स कॉस्ट बेटा 10 लाख रुपए की है, एक्सपेंशन के बाद आपकी फिक्स कॉस्ट 15 लाख रुपए की हो जाएगी। इसके बाद कह रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपकी 10% से डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि अभी आपकी वेरिएबल कॉस्ट 20 रुपीज की है, तो ये वेरिएबल कॉस्ट 10% डिक्रीज होके 18 रुपीज पर यूनिट पे आ जाएगी।
इसके बाद कह रहा है द एडिशनल आउटपुट कैन बी सोल्ड एट द एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, सेलिंग प्राइस जो था वही रहेगा, राइट। इसके बाद द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव स्कीम्स फॉर फाइनेंसिंग द प्रपोज्ड एक्सपेंशन प्रोग्राम आर प्लान्ड। पहला स्कीम हमने सोचा कि हम सारा का सारा पैसा इक्विटी से उठाएंगे एट ₹10 ईच एट पार। तो अपने को अगर 10 लाख रुपए चाहिए, अपने को 10 लाख रुपए चाहिए और अपन 10 रुपए का एक शेयर इशू करते हैं, तो हमारे नए शेयर कितने होंगे सर? आपके पास नए शेयर 1 लाख आ जाएंगे। एग्जिस्टिंग शेयर आपके पास कितने के हैं पहले से? एग्जिस्टिंग शेयर आपके पास पहले से 1 लाख के हैं। दैट मींस टोटल शेयर आपके पास कितने के हो जाएंगे? 2 लाख। अब आपका प्रेफरेंस तो है ही नहीं, डिबेंचर के इंटरेस्ट में कोई भी फर्क नहीं आएगा, जो इंटरेस्ट आप पहले दे रहे थे वही आप अब भी देंगे। इसके बाद कहता है कि 5 लाख बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर एंड द बैलेंस बाय इश्यू ऑफ 6% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पार। तो अब यहां पर नए शेयर कितने इश्यू होंगे? यहां पे नए शेयर कितने इश्यू होंगे सर? नए शेयर इश्यू होंगे 50,000। एग्जिस्टिंग शेयर हमारे पास पहले से है 1 लाख। टोटल हमारे पास हो जाएंगे 1.50 लाख शेयर और हमारे पास 6% के डिबेंचर से पैसा आएगा। 6% डिबेंचर इश्यू कर देंगे हम 5 लाख के, तो हमारा इंटरेस्ट का खर्चा बढ़ जाएगा। और यहां पर 6% डिबेंचर्स पूरे के पूरे इश्यू हो रहे हैं, तो 10 लाख के 6% डिबेंचर्स इश्यू कर दिए जाएंगे। 10 लाख के 6% डिबेंचर इशू कर दिए जाएंगे। फाइंड करना है which of the above mentioned alternative would you recommend for Navya Limited with reference to the risk and return involved assuming a corporate tax of 40%। तो उसने आपसे रिस्क भी पूछा है और रिटर्न भी पूछा है। देखो रिस्क और रिटर्न, रिस्क का मतलब क्या हो गया सर? रिस्क का मतलब हो गया ऑपरेटिंग लिवरेज निकालो, फाइनेंशियल लिवरेज निकालो, कंबाइंड लिवरेज निकालो, क्योंकि सिर्फ वो आपसे रिस्क पूछ रहा है। अब रिस्क में आपको ये नहीं बता रहा कि बिजनेस रिस्क, रिस्क में आपको ये नहीं बता रहा कि फाइनेंशियल रिस्क, रिस्क में आपको ये नहीं बता रहा कि कंबाइंड रिस्क, तो आपको तीनों निकालने पड़ेंगे, ओएल, एफएल और सीएल। और रिटर्न का मतलब क्या हो गया? रिटर्न का मतलब हो गया ईपीएस। आपको तीनों प्रपोजल पे क्या निकालना पड़ेगा बेटा? तीनों प्रपोजल पे आपको क्या निकालना पड़ेगा बेटा? ईपीएस। बोलिए सर, रेडी है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेरे साथ? रेडी है मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? आप लोग अपने पास कॉपी में क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। मैं कोई राम कथा नहीं सुना रहा हूं जो तुम लोग सुनने के लिए बैठे हो, ठीक है? मैं बीच में गलती करूंगा जान के, मैं देखता हूं कौन नोटिस करता है, ठीक है? मैं जान के बीच में गलती करूंगा। अरे साईनाथ, कोई नाइस क्वेश्चन नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है साईनाथ जी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एकदम मक्खन है, थोड़ा सा लेंदी है बस, और कुछ नहीं है। हम एक काम करते हैं, एग्जिस्टिंग का भी काम करते हैं, एग्जिस्टिंग का भी काम करते हैं, और जो हमारे पास 3 प्रपोजल्स हैं उनकी बात भी करते हैं। एग्जिस्टिंग का भी काम करते हैं। ऑल्टरनेटिव 1 हम लोग इसमें क्या करेंगे? 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे। ऑल्टरनेटिव 1 में हम लोग 1 लाख इक्विटी शेयर इशू करेंगे। ऑल्टरनेटिव 2 में हम लोग क्या करेंगे बेटा? सर ऑल्टरनेटिव 2 में 50,000 इक्विटी शेयर आएंगे और 6% डिबेंचर्स आएंगे हमारे पास 5 लाख रुपीस के। ऑल्टरनेटिव 3 में बेटा हम लोग क्या करेंगे? सर हम लोग 6% डिबेंचर्स इशू करेंगे पूरे के पूरे 10 लाख के। यस शीट का है ये सर, हमारी शीट में था ऐसा क्वेश्चन, मुझे क्यों नहीं याद आया? चलो कोई बात नहीं, शीट में था तो ठीक है, नहीं था तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपने को तो सवाल लगाने से मतलब है ना, ठीक है? चलिए मेरे साथ साथ आप लोग करेंगे। सिमिलर क्वेश्चन होगा पर एग्जैक्ट नहीं है, मुझे ध्यान है, एग्जैक्ट वाला क्वेश्चन नहीं है। हाँ नव्या के नाम से, चलो कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कैपिटल स्ट्रक्चर में था, लेवरेज में नहीं था बेटा। वो हमने जो क्वेश्चन किया था वो कैपिटल स्ट्रक्चर में किया था, लेवरेज में नहीं किया था। उसमें हम लोगों ने केवल ईपीएस निकाला था। इस क्वेश्चन में वो रिस्क भी पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में वो आपसे रिस्क भी पूछ रहा है, उसमें हमने रिस्क का कैलकुलेशंस नहीं किए थे। चलिए कोई बात नहीं, खैर सबसे पहले काम आप लोग सेल पर आ जाइए। सबसे पहले आप लोग यूनिट सोल्ड की बात कर लीजिए। एग्जिस्टिंग में बेटा कितनी यूनिट सोल्ड हो रही हैं? एग्जिस्टिंग में बेटा कितनी यूनिट सोल्ड हो रही हैं? सर एग्जिस्टिंग में 1 लाख यूनिट सोल्ड हो रही है, बाद में 150। तो सर जी इधर 1 लाख यूनिट ले लीजिए,
इधर 150 ले लीजिए, इधर 150 ले लीजिए और इधर भी 150 ले लीजिए। मेरे साथ साथ सॉल्व करना है बेटा, कसम है तुम लोग को। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितने रुपए का है? 40 रुपीज का है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमारे पास 40 रुपीज का है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। ठीक है, तो टोटल सेल्स निकल आएगी। अगर मैं इसको ए बोल दूं और इसको बी बोल दूं तो सेल्स कैसे निकलेगी? सेल्स निकलेगी ए मल्टीप्लाइड बाय बी, सेल्स निकलेगी ए मल्टीप्लाइड बाय बी। यहां पर आ जाएगा आपके पास 40 लाख, यहां पर आ जाएगा आपके पास 60 लैक्स, इधर भी आ जाएगा आपके पास 60 लैक्स और इधर भी आ जाएगा आपके पास 60 लैक्स। ठीक है दोस्त, अब इसमें से अपन क्या माइनस करेंगे बेटा? इसमें से अपन क्या माइनस करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितने रुपए की थी? वेरिएबल कॉस्ट कितने रुपए की थी? सर वेरिएबल कॉस्ट यहां पर 20 रुपीज की थी, यहां पर 20 रुपीज की थी और बाद में 18 रुपीज पर यूनिट हो गई थी। 20 रुपीज की थी, बाद में 18 रुपीज पर यूनिट हो गई थी, मतलब कि यहाँ पे 20 लाख रुपीज का खर्चा आएगा। और 150 इंटू 80, 150 इंटू 18, सर जी ये 27 लाख आ जाएगा। सर जी ये आपके पास 27 लाख आ जाएगा, राइट? ये आपके पास 27 लाख आ गया, यानी कि हमारे पास कंट्रीब्यूशन कितने रुपए का आ गया बेटा? हमारे पास कंट्रीब्यूशन कितने का आ गया? सर जी इधर आपके पास 20 लाख का कंट्रीब्यूशन आ गया। सर जी 60 में से 27 गया, आपके पास 33 लाख का कंट्रीब्यूशन आ गया। सर जी इधर भी आपके पास 33 लाख का कंट्रीब्यूशन आ गया और सर जी इधर भी आपके पास 33 लाख रुपीस का कंट्रीब्यूशन निकल कर आ गया, राइट? कंट्रीब्यूशन में से बेटा क्या माइनस करनी होती है? सर कंट्रीब्यूशन में से आपको फिक्स कॉस्ट माइनस करनी होती है। करंटली हमारे पास फिक्स कॉस्ट 10 लाख की है और बाद में ये 15 लाख की हो जाएगी। तो 10 लाख, 15 लाख, 15 लाख, 15 लाख। यहां तक पूरा क्वेश्चन सेम चल रहा था, यहां तक पूरा क्वेश्चन सेम चल रहा था, कोई खास हमारे पास स्ट्रेस नहीं था यहाँ पे। 18 लाख और आपके पास 18 लाख, राइट? अब इसमें से आपको क्या करना है बेटा? इसमें से आपको अब क्या करना है? इसमें से आपको क्या करना है? ये क्या निकल कर आया है? सर जी ये हमारे पास ईबीआईटी निकल कर आ गई है। अब ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करना है और इंटरेस्ट हमारे पास दो कैटेगरी का है बेटा। हमारे पास एग्जिस्टिंग में ऑलरेडी 7% के डिबेंचर्स हैं और हमने 6% के डिबेंचर को और इशू किया हुआ है, 6% के डिबेंचर्स को और इशू किया हुआ है। 7% के डिबेंचर्स हमारे पास कितने रुपए के हैं? 10 लाख। 10 लाख का 7% बेटा, 10 लाख का 7%, तो सर 70,000 का इंटरेस्ट तो हर केस में आएगा क्योंकि ये हमारे पास एग्जिस्टिंग वाले हैं। ये 70,000 का इंटरेस्ट तो सब केसेस में आएगा। 6% डिबेंचर्स यहां पर नहीं है, इधर नहीं आएगा, यहां पर नहीं है, इधर नहीं आएगा। इधर 5 लाख रुपए के 6% है, इधर 5 लाख रुपए के 6% है। 5 लाख का 6% 30,000, 5 लाख का 6% 30,000 और 10 लाख का 6% है 60,000। ठीक है दोस्त, आपके पास अब क्या निकल कर आएगा? अब आपके पास क्या निकल कर आएगा? सर ईबीटी निकाल दीजिए। अब ईबीटी आ जाएगी दोस्त 9,30,000। 18 लाख में से 70,000 चला गया, 17,30,000। 18 लाख में से 1 लाख चला गया, 17 लाख। और 18 लाख में से 130 चला गया, 18 लाख में से 130 चला गया, आपके पास बचा 16,70,000। इज इट फाइन दोस्त? दोस्त इज इट फाइन? यहां तक कोई दिक्कत है? ईबीटी में से क्या जाएगा बेटा? ईबीटी में से टैक्स जाएगा। चेक करते रहना सर जी, बीच में गलती ना कर दे कहीं। टैक्स कितना जाना है? सर टैक्स है 40% का, टैक्स आपको देना है 40% का। सर 930 का 0.4 निकालिए, 3,72,000। 1730 का 0.4 निकालिए, 6,92,000। 17 लाख का 0.4 निकालिए, 6,80,000।
16,70,000 का 0.4 निकालिए, 6,68,000। 6,68,000 आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा? अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। अर्निंग्स आफ्टर टैक्स कह लो, या इसी को आप लोग क्या बोल सकते हो? इसी को आप लोग अर्निंग्स फॉर इक्विटी भी बोल सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी प्रेफरेंस नहीं है। क्वेश्चन में कोई भी प्रेफरेंस नहीं है। दोस्तों आवाज आ रही है मेरी आप लोग को? 930 माइनस 372, 5,58,000, 5,58,000। 17,30,000 में से 6,92,000 गया, 10,38,000। 17 लाख में से 680 गया, 10,20,000। और 16,70,000 में से 668 गया, 10,02,000। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स से। इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स से। यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख थे, यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स 2 लाख थे, यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स 150 थे, और यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख थे। चलिए बच्चों, अब हम लोग फटाफट से ईपीएस कैलकुलेट कर लेते हैं। अब जल्दी से हम लोग बच्चे ईपीएस निकाल लेते हैं। ईपीएस कितना आएगा? पहले वाले केस में आपके पास ईपीएस आएगा 5.58। 10,38,000 को आप डिवाइड करेंगे बेटा अगर 2 लाख से, तो आपके पास आएगा 5.19। अगर आप 10,20,000 को 1,50,000 से डिवाइड करेंगे, आपके पास आएगा 6.80। और अगर आप 10,02,000 को डिवाइड करेंगे 1 लाख से, तो आपके पास आएगा 10.02। सबसे ज्यादा जो आपके पास ईपीएस निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 10.02। ठीक है, अब आपको क्या करना था सर? अब क्वेश्चन की डिमांड थी कि हमें रिस्क भी बताना है। रिटर्न तो सर आपने बता दिया, अब हमें इसके अंदर रिस्क भी प्रस्तुत करना है। इसके अंदर अब हमें रिस्क भी प्रस्तुत करना है। तो रिस्क कैसे प्रस्तुत होगा दोस्त? रिस्क कैसे प्रस्तुत होगा सर? ओएल, एफएल और सीएल निकाल दीजिए। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, आप लोग एग्जाम में मत लिखना। ओएल इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। ओएल इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। तो कॉन्ट्रीब्यूशन है आपके पास 20 लाख, 10 लाख का ईबीआईटी है। इधर आप सॉल्व करेंगे, इधर आप सॉल्व करेंगे 20 लाख डिवाइड बाय 10 लाख, तो ये आपके पास 2 टाइम्स आ जाएगा। इधर आपके पास है 33 लाख डिवाइड बाय 18 लाख, 33 लाख डिवाइडेड बाय 18 लाख। तो अगर आप 33 को 18 से डिवाइड करोगे दोस्त, तो आएगा 1.83, और इधर भी आएगा 1.83, इधर भी आएगा 1.83। ऐसा क्यों? क्योंकि सब जगह पर आपका कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी सेम है। सब जगह पे कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी सेम है, इसलिए आपके पास तीनों जगह पे 1.83 आएगा। यानी कि आप ऑल्टरनेटिव 1 ले लो, ऑल्टरनेटिव 2 ले लो, ऑल्टरनेटिव 3 ले लो, आपका बिजनेस रिस्क सेम है। आप ऑल्टरनेटिव 1 पे जाओ, ऑल्टरनेटिव 2 पे जाओ, ऑल्टरनेटिव 3 पे जाओ, आपका ओवरऑल बिजनेस रिस्क सेम है, 1.83, 1.83 एंड 1.83। तो ऑपरेटिंग लिवरेज तो कोई भी डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। अब हम बात करते हैं एफएल की। अगर हम बात करते हैं एफएल की, तो एफएल का फॉर्मूला क्या होता है? एफएल का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। तो इधर आपके पास ईबीआईटी है 10 लाख और ईबीटी है 9,30,000। तो 10 लाख को 9,30,000 से डिवाइड कर दीजिए। सर 10 को 9,30,000 से डिवाइड किया तो 1.07 आ रहा है, या फिर आप इसे राउंड ऑफ करके 1.08 भी लिख सकते हो। इधर आपके पास बेटा ईबीआईटी आ रहा है 18 और 1730, 18 लाख और 17,30,000। 18 लाख को 17,30,000 से डिवाइड करिए 1.04। तो यहाँ पर फाइनेंशियल रिस्क कम है। इसके बाद इधर जाएंगे तो इधर आ रहा है 18 डिवाइड बाय 17। इधर जाएंगे तो आएगा 18 डिवाइड बाय 17। तो 18 डिवाइड बाय 17 ये आ रहा है 1.06। और इधर जाएंगे तो आएगा आपके पास 18 डिवाइड बाय 16.70। 18 डिवाइड बाय 16.70। अब एक चीज नोटिस कर रहे हो आप लोग
कि आपका ईबीआईटी तो तीनों जगह पे सेम है, लेकिन आपका ईबीटी बदल रहा है। ईबीटी बदल रहा है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फिक्स कॉस्ट। सबसे ज्यादा फिक्स कॉस्ट जो आ रही है आपके पास वो यहां आ रही है 130 की, यहाँ पे 1 लाख की थी, यहाँ पे 70 की थी, यहाँ पे 70 की थी। तो आपके पास जैसे जैसे फिक्स कॉस्ट बढ़ रही है वैसे वैसे आपका रिस्क बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपका रिस्क बढ़ रहा है। डिबेंचर के इंटरेस्ट का खर्चा बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपका रिस्क भी जो है वो इंक्रीज कर रहा है। अब आपको सीएल निकालना है। सीएल कैसे निकलेगा? सीएल निकलेगा ओएल मल्टीप्लाइड बाय एफएल। तो 2 इंटू 1.08, यहाँ पर आएगा आपके पास 2.16, 1.833333 आ रहा था इंटू 1.04। इसको आप सॉल्व करेंगे आएगा 1.91, 1.8333333 इंटू 1.06 करेंगे आपके पास आएगा 1.94। और अगर आप यहाँ पर जाएंगे 1.833333333333 इंटू 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 व्हाट, इंटू 1.08, तो आपके पास आएगा 1.98। आपके पास आएगा 1.98। तो अब अगर आप रिस्क देखोगे, ईपीएस देखोगे, तो सबसे ज्यादा ईपीएस यहां पर है और सबसे ज्यादा रिस्क भी यहां पर है, सबसे ज्यादा रिस्क भी यहां पर है। अब आप डिसीजन मेकिंग कैसे करोगे? अब आप डिसीजन मेकिंग कैसे करोगे? अब आप ये बोलोगे कि सर अगर अगर कंपनी ज्यादा रिस्क लेने को राजी है, कंपनी ज्यादा रिस्क लेने को राजी है, तो हम कंपनी से क्या कहेंगे कि तुम ऑल्टरनेटिव 3 ले लो। लेकिन अगर कंपनी ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती है, मॉडरेट रिस्क लेना चाहती है, तो हम कहेंगे कि तुम ये वाला ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट कर लो। इसमें ईपीएस, इसमें जो ईपीएस है वो थर्ड ऑल्टरनेटिव से कम है, लेकिन रिस्क भी जो है वो थर्ड ऑल्टरनेटिव से कम है। तो ये जो बीच वाला है ऑल्टरनेटिव 2, जिसमें ऑल्टरनेटिव 1 से ज्यादा का ईपीएस है और आपके ऑल्टरनेटिव 3 से कम का ईपीएस है, लेकिन रिस्क जो है वो मॉडरेट है आपका थर्ड ऑल्टरनेटिव के मुकाबले आपका जो रिस्क आ रहा है वो कम आ रहा है। तो बात वही है कि अगर कंपनी रिस्क ले सकती है, कंपनी अगर रिस्क लेना चाहती है तो रिस्क ले ले। इसमें कंपनी के पास सबसे ज्यादा ईपीएस आ रहा है, ये बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा कंपनी के लिए, प्रोवाइडेड कंपनी इतना रिस्क लेने को राजी हो। लेकिन अगर कंपनी इतना रिस्क लेने को राजी नहीं है तो कंपनी क्या कर सकती है? ऑल्टरनेटिव 2 सिलेक्ट कर सकती है। आइए देखते हैं इंस्टीट्यूट ने किस तरीके से इसको आंसर किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। आओ बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। सर जी पहले तो यहाँ पर देख लो, हम लोग की जो बातें थी वो बिल्कुल सही हो रही हैं। ईपीएस हम लोग ने बिल्कुल ठीक निकाला है, ऑपरेटिंग लेवरेज हम लोग ने बिल्कुल ठीक निकाला है, फाइनेंशियल लेवरेज बिल्कुल ठीक निकाला है, और कंबाइंड लेवरेज भी हम लोग ने बिल्कुल ठीक निकाला है। अब रिस्क बता रहा है कि यहाँ पर लोएस्ट है और यहां पर आपका रिस्क हाईएस्ट है और इसका रिस्क लोअर देन 3 है। तो ऑल्टरनेटिव 2 का रिस्क जो है वो ऑल्टरनेटिव 3 से क्या है? कम है। सिमिलरली जो रिटर्न है वो सबसे ज्यादा इसका है, सबसे कम इसका है, और इसका जो रिटर्न है वो ऑल्टरनेटिव 3 से कम है। From the above figure, we can see that the OL is same in all the alternatives, though financial leverage differ. Alternative 3 uses the maximum amount of debt and result into highest degree of financial leverage, followed by alternative 2. Accordingly, the risk of the company will be maximum in these options. Corresponding to this scheme, however, maximum EPS 10.02 will also be in option 3. So if Navya is ready to take a high degree of risk, then alternative 3 is strongly recommended. In case of opting for the less risk, alternative 2 is the next best alternative with a reduced EPS of 6.80. In case of alternative 1, EPS is even lower than the existing option, hence not recommended. तो बस आप इसमें 2 वे आंसर करना कि अगर कंपनी ज्यादा रिस्क लेना चाहती है तो ऑल्टरनेटिव 3 ले ले, वहां पे हाईएस्ट ईपीएस है और हाईएस्ट ओवरऑल रिस्क है। लेकिन अगर कंपनी मॉडरेट रिस्क लेना चाहती है तो ऑल्टरनेटिव 2 पे चली जाए और वहां पे उसके पास जो ईपीएस आएगा वहां पर कम आएगा। सर हाउ रिस्क इज कंसीडर? रिस्क बेटा लिवरेजेस, जयदेव रिस्क लिवरेजेस के बेसिस पे निकाला है ना हमने। जयदेव जी रिस्क लिवरेज के बेसिस पे निकला है। क्लियर? एवरीवन, अगले क्वेश्चन पे चले।
हाउ थर्ड ऑप्शन रिस्क इज हाईएस्ट। अच्छा, थर्ड ऑप्शन में रिस्क हाईएस्ट क्यों है? थर्ड ऑप्शन में रिस्क हाईएस्ट क्यों है? क्योंकि उसका कंबाइंड लिवरेज जो है वो क्या है, सबसे ज्यादा है। कंबाइंड लिवरेज क्या बताता है आपको? कंबाइंड लिवरेज आपको क्या बताता है? ओवरऑल रिस्क बताता है। तो आपका ओवरऑल रिस्क सबसे ज्यादा किस में आ रहा है? ओवरऑल रिस्क सबसे ज्यादा किस में आ रहा है? बोलिए। ओवरऑल रिस्क सबसे ज्यादा किस में आ रहा है? थर्ड ऑप्शन में। क्यों सबसे ज्यादा आ रहा है ये भी मैंने अभी आपको बताया ना। सबसे ज्यादा क्यों आ रहा है? क्योंकि आपकी जो फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट है वो सबसे ज्यादा उसी में तो है। आपकी जो फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट है वो भी तो सबसे ज्यादा उसी में है। 70 और 60, 1,30,000 सबसे ज्यादा फिक्स कॉस्ट आपकी इसमें है, इसीलिए तो आपका रिस्क भी ज्यादा है दोस्त, राइट। चलिए, नवंबर 21 का हमने लिवरेज वाइंड अप कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं मई 21 के लिवरेज की। अब हम लोग बात करते हैं मई 21 के लिवरेज की। छोटा क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएगा। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ द न्यूली इनकॉर्पोरेटेड टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। हमारे पास 15 लाख रुपए की सेल्स दी हुई है। हमारे पास पीवी रेशियो 70% का दिया हुआ है। तो बेटा पीवी रेशियो क्यों दिया हुआ है? पीवी रेशियो क्यों दिया हुआ है? ताकि तुम कंट्रीब्यूशन निकाल सको, ताकि तुम कंट्रीब्यूशन निकाल सको। 15 लाख का 70%, 15 लाख का 70%, पीवी रेशियो 70% है। दैट मींस कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 10,50,000। आपको क्वेश्चन में ऑपरेटिंग लिवरेज दिया हुआ है, फाइनेंशियल लिवरेज दिया हुआ है। यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लिवरेज फाइंड आउट एंड वेरीफाई इन ईच केस। वो क्या बोल रहा है? फाइंड आउट भी करो और वेरीफाई भी करो हर केस में। द परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम बोले तो, टैक्सेबल इनकम बोले तो ईबीटी, टैक्सेबल इनकम बोले तो ईबीटी। आपको बताना है परसेंटेज चेंज इन ईबीटी इफ द सेल्स इज इंक्रीज बाय 15%। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, सेल्स का इंपैक्ट ईबीटी पे पूछ रहा है तो कौन सा लेवरेज यूज करना है? अगर वो आपसे सेल्स का इंपैक्ट ईबीटी पे पूछ रहा है तो कौन सा लेवरेज यूज करना है? सर अगर सेल्स का ईबीआईटी पे पूछता है तो हमें ऑपरेटिंग लेवरेज चाहिए होता है। ईबीआईटी का ईबीटी पे पूछता है तो हमें फाइनेंशियल लिवरेज चाहिए होता है। अगर वो सेल का इफेक्ट डायरेक्टली ईबीटी पे पूछ लेता है तो हमें कंबाइंड लिवरेज चाहिए होता है। तो बेटा कंबाइंड लिवरेज कैसे निकलेगा? कंबाइंड लिवरेज कैसे निकलेगा? आपके पास 1.4 टाइम्स का ऑपरेटिंग लिवरेज है, 1.25 टाइम्स का आपके पास फाइनेंशियल लिवरेज है। जरा कंबाइंड लिवरेज निकालो, कितना आ रहा है? कंबाइंड लिवरेज कितना आ रहा है? 1.4 इंटू 1.25, 1.75 टाइम्स का कंबाइंड लिवरेज आ रहा है। तो अगर आपकी सेल्स 15% से बढ़ेगी, अगर आपकी सेल्स 15% से बढ़ेगी तो ईबीटी में कितना चेंज आएगा? सेल्स अगर 15% से इंक्रीज करेगी, सेल्स अगर 15% से इंक्रीज करेगी तो आपका ईबीआईटी में कितना इंक्रीज आएगा? 15 इंटू 1.75, 26.25% इंक्रीज आएगा। इसमें ईबीटी में। अब उसने कहा था वेरीफाई भी करो। उसने यहीं पे आपकी बात नहीं छोड़ी। उसने आपसे क्या करके कहा? उसने आपसे क्या करके कहा? उसने आपसे क्या करके कहा? उसने आपसे कहा कि दोस्त आप इसे वेरीफाई भी करो। तो वेरीफाई कैसे करेंगे बेटा? वेरीफाई कैसे करेंगे? वेरीफाई कैसे होगा बेटा जी? सर आपके पास कंट्रीब्यूशन आ चुका है 10,50,000 का। आपके पास कंट्रीब्यूशन आ चुका है 10,50,000 का। आपको ऑपरेटिंग लिवरेज पता है, ऑपरेटिंग लिवरेज 1.4 टाइम्स है। ऑपरेटिंग लिवरेज आपको पता है 1.4 टाइम्स है। तो आप एक काम करिए, आप ईबीआईटी फाइंड कर लीजिए। ईबीआईटी क्या हो जाएगी? ईबीआईटी हो जाएगी 10,50,000 डिवाइड बाय 1.4। 10,50,000 डिवाइड बाय 1.4 कितना आ जाएगा बेटा? कितना आ जाएगा? 750। कितना आ जाएगा? 750। सर आप ये क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि बेटा मुझे इंटरेस्ट चाहिए, मुझे इंटरेस्ट चाहिए। फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है? फाइनेंशियल लिवरेज होता है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। फाइनेंशियल लिवरेज होता है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। फाइनेंशियल लिवरेज कितना दिया हुआ है बेटा? फाइनेंशियल लिवरेज दिया हुआ है 1.25। 1.25 इज इक्वल्स टू 750 डिवाइड बाय ईबीटी।
ईबीटी कितनी हो जाएगी दोस्त? ईबीटी कितनी हो जाएगी? मुझे आंसर नहीं दिख रहे हैं चैट पे। 6 लाख रुपीस की। अब तुम्हें ईबीआईटी पता है, ईबीटी पता है, इंटरेस्ट निकल आएगा क्या? तुम्हें ईबीआईटी पता है, तुम्हें ईबीटी पता है, इंटरेस्ट निकल आएगा क्या? इंटरेस्ट निकल आएगा 150। तुम्हें इधर कंट्रीब्यूशन पता था और तुम्हें ईबीआईटी पता था, यहां पर फिक्स कॉस्ट निकल आएगा। यहां पर तुम्हें कंट्रीब्यूशन पता था, तुम्हें ईबीआईटी पता था, फिक्स कॉस्ट निकल आएगा। कंट्रीब्यूशन में से ईबीआईटी को माइनस कर दो, 3 लाख रुपीस। ये फिगर्स ओके हैं? ये फिगर्स ओके हैं बेटा? बताओ, ये फिगर्स ओके हैं? एवरीवन, एवरीवन, कोई डाउट तो नहीं है? क्योंकि अब जब वेरीफाई करूंगा तो इनकी जरूरत पड़ेगी। अब जब वेरीफाई करूंगा तो इनकी जरूरत पड़ेगी। एक बात बताओ, अगर मेरी सेल्स 15% से बढ़ती है तो क्या मेरा कंट्रीब्यूशन भी 15% से बढ़ जाएगा? अगर मेरी सेल्स 15% से बढ़ती है तो क्या मेरा कंट्रीब्यूशन भी 15% से बढ़ जाएगा? सर अगर वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा, अगर वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा, सेलिंग प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो आपका कंट्रीब्यूशन भी 15% से बढ़ेगा। अगर सेल्स 15% से बढ़ेगी और बाकी कोई चीजें चेंज नहीं हो रही हैं, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, तो आपका कंट्रीब्यूशन भी 15% से बढ़ेगा। इस क्वेश्चन के अंदर बाकी चीजों में कोई दिक्कत नहीं है। इन क्वेश्चन में बाकी चीजों में कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर सेल्स 15% से बढ़ रही है तो कंट्रीब्यूशन भी 15% से बढ़ जाएगा। 10,50,000 में 15% ऐड कर दो। 10,50,000 में 15% ऐड कर दो, कितना आ रहा है? इंक्रीज कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 12,07,500। 12,07,500। इंक्रीज कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करो। क्या फिक्स कॉस्ट इंक्रीज करेगी? क्या फिक्स कॉस्ट इंक्रीज करेगी? द आंसर इज बिग नो। फिक्स कॉस्ट तो उतनी रहती है, फिक्स कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं आता है। दैट मीन्स कि आपके पास नया ईबीआईटी कितना आ जाएगा? आपके पास इंक्रीज्ड ईबीआईटी कितना आ जाएगा? 9,07,500। क्या इंटरेस्ट का खर्चा बढ़ जाता है? क्या इंटरेस्ट का खर्चा बढ़ जाता है? द आंसर इज बिग नो। इंटरेस्ट के खर्चे में कोई चेंज नहीं आता। इंटरेस्ट के खर्चे में कोई चेंज नहीं आता। जेबा एक बारी एग्जिट करके दोबारा से आ जाओ। जेबा एक बारी एग्जिट करके दोबारा से आ जाओ बेटा। 9,07,500 माइनस 1,50,000, 7,57,500। ये आपके पास क्या आ गई है? ये आपके पास क्या आ गई है? इंक्रीज ईबीआईटी आ गई है। ये ईबीआईटी क्या 26.25% इंक्रीज हुई है? चेक करें, क्या ये ईबीआईटी 27.25% इंक्रीज हुई है? न्यू ईबीआईटी माइनस ओल्ड ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ओल्ड ईबीआईटी मल्टीप्लाइड बाय 100। हमेशा अगर आपको चेंज फाइंड करना है तो चेंज कैसे निकलता है? न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाय ओल्ड इंटू न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाय ओल्ड इंटू 100। तो 757,500 माइनस 6 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100। देखो बेटा आ रहा है 26.25%। ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज क्या थी इस क्वेश्चन में? इंपॉर्टेंट चीज क्या थी इस क्वेश्चन में कि दोस्त तुमको फिक्स कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। पहले जो इंफॉर्मेशन गिवन है उस इंफॉर्मेशन से फिक्स कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, उस इंफॉर्मेशन से इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट चेंज नहीं होंगे, फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट चेंज नहीं होंगे, वो एज इट इज ले लिए जाएंगे। ठीक है, बोलो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगला पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का? द परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। आपको परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी बताना है। अगर सेल्स डिक्रीज हो जाती है 10% से, अब तो काम आसान हो गया ना, अब तो काम आसान हो गया। अब वो सेल्स का इंपैक्ट किस पे पूछ रहा है? सेल्स का इंपैक्ट किस पे पूछ रहा है? ईबीआईटी पे। तो किस लेवरेज को इस्तेमाल करोगे? किस लेवरेज को इस्तेमाल करोगे? ऑपरेटिंग लेवरेज को इस्तेमाल करोगे। सेल्स अगर 10% से डिक्रीज हो रही है तो ईबीआईटी में कितना डिक्रीज आएगा? ईबीआईटी में डिक्रीज आएगा 10% डिक्रीज हो रही है और ऑपरेटिंग लेवरेज 1.4 टाइम्स है। दैट मींस आपकी ईबीआईटी 14% से डिक्रीज हो जाएगी। आपकी ईबीआईटी 14% से डिक्रीज हो जाएगी। चेक कर लें, अगर आपका सेल्स डिक्रीज हो रहा है तो आपका डिक्रीज्ड कंट्रीब्यूशन आएगा।
आपका कंट्रीब्यूशन भी डिक्रीज कर जाएगा। ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन 1050 है, ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन 1050 है, 10% से डिक्रीज हो जाएगा तो कितना आएगा? अगर 10% से डिक्रीज हो जाएगा तो कितना आएगा? 9,45,000। फिक्स कॉस्ट में तो कोई चेंज नहीं आएगा, फिक्स कॉस्ट जितनी पहले थी उतनी अब भी आएगी, 3 लाख। यानी कि आपके पास नया डिक्रीज्ड ईबीआईटी कितना आएगा? डिक्रीज्ड ईबीआईटी कितना आएगा? 645। अब आपको परसेंटेज चेंज निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड। ओल्ड कितना था? ओल्ड ईबीआईटी कितना था? 750। 645 माइनस 750 डिवाइडेड बाय 750 इंटू 100। 645 माइनस 750 डिवाइड बाय 750 इंटू 100। चेक कर लो बेटा, माइनस का 14% आ रहा है। ठीक है, इसके बाद थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम इफ ईबीआईटी इज इंक्रीज बाय 15%। अब वो क्या पूछ रहा है? ईबीआईटी का इफेक्ट ईबीटी पे। टैक्सेबल इनकम मैंने समझाया ना अभी क्या होती है, टैक्सेबल इनकम मैंने समझाया कि नहीं समझाया? वो आपसे ईबीआईटी का इंपैक्ट किस पे पूछ रहा है? ईबीटी पे। ईबीआईटी का इंपैक्ट ईबीटी पे पूछ रहा है, मतलब किसका इस्तेमाल करोगे? फाइनेंशियल लेवरेज का। ईबीआईटी एग्जिस्टिंग में कितनी है? एग्जिस्टिंग में ईबीआईटी कितनी है? एग्जिस्टिंग में ईबीआईटी आ रही है आपके पास 750 की, 15% से इंक्रीज करनी है तो इंक्रीज्ड ईबीआईटी कितनी आएगी? इंक्रीज्ड ईबीआईटी आएगी 750 प्लस 15%। 750 प्लस 15%, 862,500। 862,500। अच्छा यार, इसको डायरेक्टली भी तो पहले बता दे। अगर आपकी ईबीआईटी 15% से इंक्रीज हो रही है तो ईबीटी में कितना इंक्रीज आएगा? ईबीटी में इंक्रीज आएगा 15% मल्टीप्लाइड बाय फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज है 1.25। भाव्या जी कह रही है 18.75। चेक कर लेंगे अभी। इंक्रीज ईबीआईटी 862,500। क्या फिक्स कॉस्ट में कुछ चेंज आएगा बेटा? सर फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आता, जितनी थी उतनी ले लीजिए। 150 माइनस 150, 7,12,500। बेटा 150 है, इंटरेस्ट चाहिए ना तुमको? इंटरेस्ट चाहिए। यहां पे ये फिक्स कॉस्ट लिख दिया मैंने गलती से, यहां पर क्या आएगा? इंटरेस्ट, राइट। 7,12,500 ये आपके पास क्या आ गया? ईबीटी। ये आपके पास क्या निकल कर आ गया? ईबीटी, राइट। अब जरा चेक कर लो परसेंटेज चेंज। न्यू ईबीटी माइनस ओल्ड ईबीटी डिवाइडेड बाय ओल्ड ईबीटी मल्टीप्लाइड बाय 100। 18.75%। अच्छा, जब तक क्वेश्चन में आपसे वेरीफाई करने के लिए बोले ना तब तक ये काम मत करना, ये वाला काम तब तक मत करना जब तक क्वेश्चन वेरीफाई करने के लिए बोले ना। यहां पे ये काम हम तभी कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन की स्पेसिफिकली इच्छा थी कि हम उसे क्या करके बताएं? वेरीफाई। इज इट फाइन? इज इट फाइन? आगे बढ़ूं? 2 आरटीपी के क्वेश्चंस डन, 2 आरटीपी के क्वेश्चंस डन। तीसरे आरटीपी की तरफ चल रहा हूं। नवंबर 20 यहां पर कैपिटल स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपको पीएस लिमिटेड का फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20 कंसिस्टेड एज फॉलोज। हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 लाख रुपए की, यानी कि हमारे पास कितने शेयर्स हैं? हमारे पास 10,000 शेयर्स हैं। इसके बाद 10% डिबेंचर्स हैं हमारे पास 10 लाख रुपए के, यानी कि हमारे पास इंटरेस्ट कितने रुपए का है? हमारे पास इंटरेस्ट 1 लाख रुपए का है। ड्यूरिंग द ईयर 1920 आपकी सेल्स डिक्रीज हो गई है 1 लाख पे एज कंपेयर टू 120 इन द प्रीवियस ईयर। तो पिछले साल आपने 1,20,000 यूनिट्स बेची थी, इस साल आपने 1 लाख यूनिट्स बेची है। However, the selling price stood at ₹12 per unit। सेलिंग प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, पहले भी 12 था अब भी 12 है। वेरिएबल कॉस्ट में भी कोई फर्क नहीं आया, पहले भी 8 था अब भी 8 है। फिक्स्ड एक्सपेंसेस वर एट ₹2 लाख पर एनम। तो आपके जो फिक्स्ड खर्चे हैं वो भी 2 लाख रुपए के ही हैं और इनकम टैक्स का रेट भी 30% ही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। आपको बताना है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज कितनी होगी? 120 पे और 1 लाख पे। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कितनी होगी? 120 और 1 लाख पे। और आपको परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बताना है।
बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। बेसिकली पता है इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा? इस क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा सर? इस क्वेश्चन में आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। इस क्वेश्चन में आपको इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी पड़ेगी। ये इनकम स्टेटमेंट किसकी होगी? ये इनकम स्टेटमेंट 1,00,000 यूनिट की होगी और इनकम स्टेटमेंट 1,20,000 यूनिट्स की होगी। इनकम स्टेटमेंट जब बना लोगे, इनकम स्टेटमेंट जब बना लोगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। इनकम स्टेटमेंट से ऑपरेटिंग लिवरेज निकाल लेना, इनकम स्टेटमेंट से ही फाइनेंशियल लिवरेज भी निकाल लेना, और इनकम स्टेटमेंट से ही ईपीएस भी निकाल लेना। तो आपके पास पहले साल का और दूसरे साल का ओएल, एफएल और ईपीएस आ जाएगा। फिर क्वेश्चन ने आपसे परसेंटेज चेंज इन ईपीएस पूछा है, तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस कैसे निकलेगा? न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड इंटू 100 हो जाएगा। एक बार चेक करा दूं क्या? क्वेश्चन नंबर 4 होगा, क्वेश्चन नंबर 4 होगा। एक बार चेक कर लो तसल्ली के लिए भाई, तसल्ली के लिए एक बार चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ये 1,20,000 पिछले साल का है और ये 1,00,000 करंट ईयर का है। तो आपने क्या बना दिया? आपने क्या बना दिया? पूरा इनकम स्टेटमेंट बना दिया। इनकम स्टेटमेंट बनाने के बाद आपने दोनों साल का एफएल निकाल दिया, आपने दोनों साल का ओएल निकाल दिया, आपने दोनों साल का ईपीएस निकाल दिया। अब पिछले साल 12.6 का ईपीएस था, इस साल 7 रुपीज का ईपीएस है, तो आपका ईपीएस कितना डिक्रीज हो गया? 12.6 माइनस 7, 5.6 डिक्रीज हो गया। 5.6 को ओल्ड से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 44.44। इट शुड फॉर्म द पार्ट ऑफ वर्किंग नोट। यस 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 साइनाथ, ये जो इनकम स्टेटमेंट है वर्किंग नोट का ही पार्ट है। एवरीवन 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 ओके रिपोर्ट? ओके रिपोर्ट? चलिए अब हम लोग चलते हैं आरटीपी मे 20 पे। आरटीपी मे 20 पे क्वेश्चन नंबर 4, लिवरेज। The following information is related to YZ Company Limited for the year ended 31st March 2020। हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है दोस्त 50 लाख रुपीस की, 12% बॉन्ड दिए हुए हैं 37 लाख के। ये बेसिकली क्यों दिए होंगे? इंटरेस्ट के लिए। तो 37 लाख का अगर आप 12% निकालोगे तो आएगा आपके पास 4.44 लाख। सेल्स आपको गिवन है 84 लाख की, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब कि ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है। फाइनेंशियल लेवरेज आपको दिया हुआ है 1.49, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो दिया हुआ है 27.55। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्यों दिया होगा? ताकि आप कंट्रीब्यूशन निकाल पाओ। तो 84 लाख रुपीस की सेल है, 84 लाख में 27.55% का मल्टीप्लाई, आपके पास 23.142 का कंट्रीब्यूशन आ गया। इनकम टैक्स एप्लीकेबल 40% गिवन है आपके पास। आपको फाइंड करना है ऑपरेटिंग लेवरेज, आपको फाइंड करना है कंबाइंड लेवरेज, आपको फाइंड करना है ईपीएस। शो द कैलकुलेशन अप टू 2 डेसिमल पॉइंट। हाँ जी, तो अब इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम आप ओएल निकाल लो। ओएल कैसे निकलेगा? ओएल निकलेगा आपका कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। तो कंट्रीब्यूशन आपको पता है 23.142 लाख आ रहा है, और आपको फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पता है, फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट आपको पता है 6.96 लाख की आ रही है, विच मीन्स दैट कि आपके पास ईबीआईटी कितने का आएगा? 23.142 माइनस 6.96, ये आ जाएगा आपके पास 16.182। 23.142 माइनस 6.96 लाख, 16.182 का ईबीआईटी आ जाएगा। तो यहां पर आपने पुट कर दिया 23.142 डिवाइडेड बाय 16.182, दैट इज 23.142 डिवाइडेड बाय 16.182, 1.43 का ऑपरेटिंग लेवरेज आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन में ऑपरेटिंग लिवरेज निकाला गया है और फाइनेंशियल लिवरेज हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो कंबाइंड लिवरेज निकल आएगा हमारे पास, दैट इज 1.43 मल्टीप्लाइड बाय 1.49, 1.43 मल्टीप्लाइड बाय 1.49, ये आ जाएगा दोस्त आपके पास 2.13।
ये आ जाएगा आपके पास 2.13, राइट। अब आपके पास कंबाइंड लेवरेज निकल कर आ गया है 2.13। अब आपको क्या निकालना है, ईपीएस निकालना है। अच्छा, अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, क्या मैं ईपीएस निकालने के लिए सबसे पहले ईबीटी निकाल लूं? कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला पुट करके कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीटी कर दूं। मेरे पास 2.13 ये मुझे पता है, कंट्रीब्यूशन मेरे को पता है, मेरे पास 23.142 का है, 23.142 का मेरे पास कंट्रीब्यूशन है। ईबीटी मेरे पास निकल कर आ जाएगी, ईबीटी इज इक्वल्स टू 23.142 डिवाइड बाय 2.13, 23.142 डिवाइड बाय 2.13, 10.86 लाख का मेरे पास क्या निकल कर आ जाएगा, ईबीटी। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कोई भी प्रेफरेंस डिविडेंड नाम की चीज नहीं है, ईबीटी आ चुकी है आपके पास। ईबीटी में से अगर आप टैक्स माइनस कर देंगे तो आपके पास अर्निंग्स फॉर इक्विटी आ जाएगी। तो 10.86 लाख में 1 माइनस 0.40, टैक्स रेट आपको 40% गिवन है। किसी भी चीज को आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट कर सकते हैं, 6.518 आ जाएगा। और अगर आपको ईपीएस निकालना है तो अब आप 6.518 को डिवाइड करा लीजिए। आपके पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, 5 लाख शेयर्स, डिवाइड बाय 5, तो आपके पास ईपीएस आ जाएगा 1.30 का। ईपीएस निकल कर आ जाएगा आपके पास 1.30 का, ठीक है। इंस्टीट्यूट ने क्या तरीका फॉलो करा है ये देखिए जरा। इंस्टीट्यूट ने सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बना ली है। हम बिना इनकम स्टेटमेंट के भी कार्यक्रम कर सकते हैं, हम बिना इनकम स्टेटमेंट के भी कार्यक्रम कर सकते हैं, बिना बात के इतना लेंदी मत कर दीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है। इंस्टीट्यूट ने बिना बात के इनकम स्टेटमेंट बना दिए। अगर क्वेश्चन डिमांड करता है इनकम स्टेटमेंट की तो हम इनकम स्टेटमेंट बनाते, राइट। लेकिन क्वेश्चन ने इनकम स्टेटमेंट की कोई डिमांड नहीं करी है। बिना बात के टाइम मत खर्च करना और इस पे टाइम वेस्ट मत करना। ओएल निकाल लेना, ओएल और एफएल का इस्तेमाल करके कंबाइंड लिवरेज निकाल लेना। कंबाइंड लिवरेज आपके पास एक बार आ जाए तो उससे आप ईबीटी निकाल लेना और ईबीटी से आप ईपीएस निकाल लेना। एवरीवन इज इट फाइन, एवरीवन इज इट फाइन। इतना लेंदी प्रोसेस करने की आपको जरूरत नहीं है, ओके। क्वेश्चन में अगर एक पॉइंट वो ये डाल देता कि बेटा फिक्स कॉस्ट बताओ, अगर क्वेश्चन में वो ये पॉइंट डाल देता कि फिक्स्ड इंटरेस्ट कॉस्ट बताओ या टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट बताओ, अगर क्वेश्चन में वो ये डाल देता कि टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट बताओ, तो आप कैसे करते? मैं शॉर्टकट चाहता हूं आपसे, मैं आपसे शॉर्टकट चाहता हूं। क्वेश्चन अगर आपसे टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट पूछ रही है कि सर हमको टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट बता दो कि टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी है, तो आप कैसे निकालते? शॉर्टकट क्लास में हमने एक तरीका यूज किया था बेटा, एफएल इज इक्वल्स टू ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। हमें एफएल पता है क्वेश्चन में 1.49 है, हमें एफएल पता है क्वेश्चन में 1.49 है। ईबीआईटी हमने फाइंड कर लिया था 16.182, ये हमने फाइंड कर लिया था 16.182। नीचे भी आ जाएगा 16.182 माइनस इंटरेस्ट, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे हम लोग, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। 16.182 माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 16.182 डिवाइड बाय 1.49, 16.182 डिवाइड बाय 1.49, 10.86, 16.182 minus 10.86 is equals to interest। टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट आपके पास आ जाएगी 5.32। दिस इज योर टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट 5.32। और बॉन्ड का इंटरेस्ट कितना था, बॉन्ड का इंटरेस्ट कितना था, बॉन्ड का इंटरेस्ट था 4.44। तो आपका अदर इंटरेस्ट कॉस्ट कितना हो जाएगा, अदर इंटरेस्ट कॉस्ट कितना हो जाएगा, 5.32 में से 4.44 माइनस कर दीजिए, ये आपके पास 0.8815 आ जाएगा, 0.8815, राइट। इनका भी वही आ रहा है, अगर आप देखेंगे तो इनका भी वही आ रहा है। ये देखिए राउंड ऑफ कर लिया हम लोगों ने, 88,160 आ रहा है, हमारा भी लगभग वही आ रहा है। एवरीवन
एवरीवन, अगर क्वेश्चन में वो आपसे टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट पूछ लेता तो वो भी हम लोग फॉर्मूले से निकाल सकते थे, उसके लिए भी हमें इनकम स्टेटमेंट की जरूरत नहीं थी। किसी को दुख तकलीफ चिंता तो नहीं है भाई? किसी को दुख तकलीफ चिंता तो नहीं है? राइट। अब डिविडेंड करा दूं कि पास्ट एग्जाम वाले क्वेश्चंस करा दूं और डिविडेंड कल कर ले? पास्ट एग्जाम वाले क्वेश्चन करा दूं लिवरेज के कि डिविडेंड करा दूं, क्या कहते हो? कोई बात नहीं तनमीत, पास्ट एग्जाम करा दूं, ऐसे कम से कम एक टॉपिक आप लोग का पूरा निपट जाएगा, क्यों? चलो कोई बात नहीं। सबसे पहले हाँ ठीक है जयदेव, कंफर्म। जुलाई 2021 पे आ जाओ। सबसे पहले हम लोग जुलाई 21 का क्वेश्चन कर रहे हैं। जुलाई 21 में लिवरेज आया है कि नहीं आया है? मैंने गो थ्रू नहीं किया। पहला क्वेश्चन एवरेज कलेक्शन पीरियड डेटर्स मैनेजमेंट का है, दूसरा आपका कैपिटल स्ट्रक्चर का है, तीसरा क्वेश्चन आपका कैपिटल बजटिंग का है, चौथा क्वेश्चन आपका डिविडेंड डिसीजन का है। इसके बाद आ जाओ बेटा, आ जाओ राजा बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 कॉस्ट ऑफ कैपिटल थी। ये रेशियोज का क्वेश्चन आया है। कैपिटल बजटिंग, आओ। इस क्वेश्चन में 10 नंबर का क्वेश्चन है दोस्त, 10 नंबर का क्वेश्चन है, और चेक करते हैं कि हम लोग 10 नंबर स्कोर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम लोग चेक करते हैं कि 10 नंबर हम लोग स्कोर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अ कंपनी हैड द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021। इक्विटी शेयर हमें गिवन है 7.50 लाख, 7.50 करोड़। रिजर्व्स एंड सरप्लस गिवन है 15%, डिबेंचर्स गिवन है, करंट लाइबिलिटीज गिवन है, बिल्डिंग की वैल्यू गिवन है, मशीनरी की वैल्यू गिवन है, करंट एसेट में स्टॉक है, डेटर है, बैंक बैलेंस है। एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको बताई गई है, फिक्स कॉस्ट पर एनम एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट इज 6 करोड़। वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो आपको दिया हुआ है 60% का। टोटल असेट टर्नओवर रेशियो आपके पास दिया हुआ है 2.5 टाइम्स। तो ये टोटल असेट टर्नओवर रेशियो आपकी हेल्प करेगा क्या निकालने में? टोटल असेट टर्नओवर रेशियो आपकी हेल्प करेगा क्या निकालने में, बताओ? सेल्स, वेरी गुड। तो आपके पास टोटल एसेट्स कितने रुपए की है? आपके पास टोटल एसेट्स कितने रुपए की है? 30 लाख रुपीस की है, और टर्नओवर टोटल एसेट्स का 2.5 गुना है। टर्नओवर टोटल एसेट्स का 2.5 गुना है, यानी कि आपकी सेल्स कितने की हो जाएगी बेटा? सेल्स हो जाएगी टोटल एसेट्स का 2.5 टाइम्स। टोटल एसेट्स का 2.5 टाइम्स यानी कितने रुपए? 75 लाख। अब देखो 75 लाख रुपीस की सेल आ गई है, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो गिवन है 60% का, तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन निकल आएगा, कंट्रीब्यूशन निकल आएगा 75 लाख का 40%। हमारे पास कंट्रीब्यूशन निकल कर आ जाएगा 30 लाख रुपीस का। क्वेश्चन की डिमांड है अर्निंग्स पर शेयर निकालो, ऑपरेटिंग लिवरेज निकालो, फाइनेंशियल लिवरेज निकालो, कंबाइंड लिवरेज निकालो। दोस्त इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? दोस्त इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आप इनकम स्टेटमेंट बना लो। आप इनकम स्टेटमेंट बना लो। ये 30 CR था, 75 CR आएगा, और 75 CR कंट्रीब्यूशन 30 CR आएगा। सबसे पहले आप एक काम करो, इस क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लो। इस क्वेश्चन में आप सबसे पहला काम ये करो कि आप इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लो। ठीक है, सबसे पहला काम हम लोग करेंगे बेटा इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर। सेल्स हमने फाइंड कर ली है, सेल्स हमने फाइंड कर ली है। सेल्स आ रही है 75 करोड़ की। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करो, 75 करोड़ का 60%, 45 करोड़। 30 करोड़ का आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस किया जाएगा बेटा? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है कि आपकी एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट फिक्स कॉस्ट 6 करोड़ की है, तो यहां आपने 6 करोड़ माइनस कर दिया, आपके पास निकल कर आ गया बेटा 24 करोड़ का क्या?
ईबीआईटी, और ईबीआईटी में से आप क्या माइनस करोगे दोस्त? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का खर्चा तुम्हें कहाँ मिलेगा? इंटरेस्ट का खर्चा तुम्हें यहाँ मिलेगा। 15 करोड़ का 15%, 15 करोड़ का 15% 2.25 करोड़। तो इंटरेस्ट का खर्चा आ रहा है 2.25 सीआर। 24 करोड़ में से 2.25 सीआर चले गए, 21.75 सीआर का ईबीटी बचा। इस ईबीटी में से क्या जाएगा दोस्त? इस ईबीटी में से क्या जाएगा दोस्त? टैक्स। तो 2175 का टैक्स रेट 0.40, 8.70 सीआर। आपके पास क्या प्रेफरेंस गिवन है क्वेश्चन में? नहीं। तो यही आपके लिए अर्निंग्स फॉर इक्विटी निकल आएंगी। 21.75 माइनस 8.70, 13.05 सीआर आपके पास क्या निकल कर आ गई? 13.05 सीआर आपके पास क्या निकल कर आ गई? अर्निंग्स फॉर इक्विटी। अब अर्निंग्स फॉर इक्विटी को आप क्या करेंगे? अर्निंग्स फॉर इक्विटी को आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं हमारे पास? 75 लाख। 75 लाख, तो यानी कि 0.75 सीआर, 0.75 सीआर। तो 13.05 सीआर डिवाइड बाय 0.75 सीआर। इसको आपने सॉल्व किया तो आपके पास आ जाएगा 17.40 का ईपीएस। बोलो दोस्त, किसी का निकला है? किसी भी महानुभव का निकला है? 17.40 का ईपीएस। कंबाइंड लिवरेज निकल आएगा, ऑपरेटिंग लिवरेज निकल आएगा, फाइनेंशियल लिवरेज निकल आएगा। बोलो 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 बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। सर इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे, सर इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा? इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे तो ऑपरेटिंग लिवरेज निकल आएगा 30 डिवाइड बाय 24, 1.25। सर ईबीआईटी और ईबीटी का इस्तेमाल करेंगे तो फाइनेंशियल लिवरेज निकल आएगा 24 डिवाइड बाय 21.75, 1.103। और अगर आपको सीएल निकालना है तो कुछ ना करो, ओएल और एफएल का मल्टीप्लाई करा दो। 1.25 के साथ 1.10 का मल्टीप्लाई, 1.25 के साथ 1.10 का मल्टीप्लाई 1.375। बोलो दोस्त, बोलो दोस्त, चेक कर लें आंसर्स। 10 नंबर फ्री फोकट के थे बेटा, 10 नंबर फ्री फोकट के थे। 17.40 का ईपीएस, 1.25, 1.103 और 1.379। क्वेश्चन में कुछ और भी ज्ञान पूछा गया था क्या तुमसे? तुमसे कहा था कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड कमेंट। देखो बेटा, कमेंट करने के लिए लिखा हुआ है, बिना कमेंट करे अगर आंसर देकर आओगे, बिना कमेंट करे अगर आंसर देकर आओगे तो नंबर क्या करेंगे? नंबर क्या करेंगे? नंबर क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे। कमेंट, कमेंट करना बहुत जरूरी है। साइनाथ, बात आपकी ठीक है, इससे कम से कम आपको एक कॉन्फिडेंस तो आएगा कि आपने जो क्लास में क्वेश्चंस कर रहे हैं और जो एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आप हैंडल कर पा रहे हो, राइट? एंड डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, ये सबसे बड़ी खराब चीज है हमारी, ठीक है? ओवर कॉन्फिडेंस में मत चले जाना, नुकसान हो जाएगा। एक बार इनको रीड कर लेना डिसीजंस को, तो आपको समझ में आ जाएगा डिसीजंस आपको कैसे देने हैं, राइट? चलिए सर, ये हम लोग ने जुलाई 21 वाला पेपर निपटा लिया। और एक काम और करिएगा कि नेक्स्ट टर्न से आप लोग सारे पेपर्स जो है वो प्रिंट आउट लेकर बैठिएगा, क्योंकि आपके हाथ में जब पेपर रहेगा तो आपको भी क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आएगी, ठीक है? एक चीज, और आरटीपीस जितनी है उनका भी प्रिंट निकलवा लीजिएगा। आरटीपी के आंसर्स प्रिंट मत करिएगा, आरटीपी के सिर्फ क्वेश्चंस को प्रिंट करिएगा। सेम यही पास्ट एग्जाम के साथ भी, सजेस्टेड पूरा मत प्रिंट करना, केवल और केवल क्वेश्चंस को प्रिंट करना, राइट? प्रैक्टिस तो हम लोग क्लास में करेंगे ही। तो ये दो काम आप लोग कर लेना, ठीक है? पेपर हमने जुलाई 21 वाला कर लिया, अब हमें करना है पेपर जैन 21 वाला। अब हमें पेपर करना है जैन 21 वाला। सर ये क्वेश्चन रेशियो का है, ये क्वेश्चन में डिविडेंड मॉडल है, ये क्वेश्चन में कैपिटल बजटिंग है, ये क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल है, ठीक है? पहला क्वेश्चन तो इसी में निकल गया। दूसरा क्वेश्चन सर ये आया लिवरेज, ये आया लिवरेज, ठीक है? द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू, अगेन 10 नंबर। तो आप इस चैप्टर की वेटेज देख के चल रहे हो, इस चैप्टर की वेटेज देख के चल रहे हो। लगातार 2 एग्जाम में 10 नंबर का आपको मैंने दिखा दिया। ये इक्विटी शेयर कैपिटल आपके पास 50 लाख रुपए की है,
12% बॉन्ड आपके पास 30 लाख रुपीस के हैं, सेल्स 84 लाख रुपीस की है, फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट 7.5 लाख का है, फाइनेंशियल लिवरेज 1.39 है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 25% है, मार्केट प्राइस पर इक्विटी 200 रुपीस की है, इनकम टैक्स एप्लीकेबल 30% का है। आपसे ओएल पूछा है, सीएल पूछा है, ईपीएस पूछा है। ये क्वेश्चन अभी अभी आरटीपी में किया तुमने, बताओ सेम क्वेश्चन तुमने आरटीपी में किया, ठीक है, ये सेम क्वेश्चन अभी हम लोग ने आरटीपी में किया। तो आरटीपी की इंपॉर्टेंस समझ रहे हो, जो क्वेश्चंस आरटीपी में है वही क्वेश्चंस कहीं ना कहीं छप के मिलते हैं आपको। तो कम से कम आपको 4 अटेम्प्ट का आरटीपी अच्छे से करके जाना है, मैं हर बार बोलता हूं। अच्छा, आरटीपी में आपसे केवल 3 चीजें पूछी थी, आरटीपी में उसने आपसे केवल 3 चीजें पूछी थी, ऑपरेटिंग लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज और ईपीएस। आरटीपी में केवल 3 चीजें थी, ऑपरेटिंग लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज और ईपीएस। इसमें उसने क्या पूछ लिया, इसमें उसने एक एडिशनल चीज क्या पूछ ली, अर्निंग यील्ड। अर्निंग यील्ड कैसे निकलेगी, अर्निंग यील्ड कैसे निकलेगी सर, जो आपका ईपीएस आ रहा है और जो आपका मार्केट प्राइस आ रहा है उसको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई। ये अर्निंग यील्ड क्या है, ये अर्निंग यील्ड क्या है, वो ध्यान है, केई, केई एज पर अर्निंग प्राइस अप्रोच, केई एज पर अर्निंग प्राइस अप्रोच, ये वही चीज है। तो जहां पर अर्निंग यील्ड आए, अर्निंग यील्ड मतलब कि हमने मार्केट प्राइस पे पैसा लगाकर कंपनी से कितने रुपए बनाए, हमने मार्केट प्राइस पे पैसा लगाकर कंपनी से कितने रुपए कमाए। सर कंपनी का ईपीएस आ रहा है 13 रुपए 59 पैसे और कंपनी का मार्केट में शेयर 200 रुपए का है, मतलब अगर हम 200 रुपए का शेयर खरीदते हैं तो हमें कंपनी कितने रुपए कमा के देती है, अगर हम 200 रुपए का शेयर खरीदते हैं तो कंपनी हमें कितने रुपए कमा के देती है, 13.597। तो ये कितने परसेंट हुआ, ये कितने परसेंट हुआ, 6.80% हुआ। हो जाएगा, हो जाएगा क्वेश्चन ये वाला, प्रैक्टिस जरूर करिएगा ये वाला क्वेश्चन, बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। आपके पास सेल्स गिवन है, आपके पास पीवी रेशियो गिवन है, इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन पता है आपको, फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पता है आपको, इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे तो क्या आ जाएगा, इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन भी आ गया, ईबीआईटी भी आ गया, ऑपरेटिंग लिवरेज निकल आएगा। क्वेश्चन के अंदर आपको फाइनेंशियल लिवरेज दिया हुआ है, ओएल एफएल है आपके पास, कंबाइंड लिवरेज निकल आएगा। कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला दूसरा वाला पुट कर लेना, सीएल इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, यहां से ईबीटी फाइंड कर लेना, ईबीटी को आफ्टर टैक्स कर देना, ईबीटी को आफ्टर टैक्स कर देना, ईएटी निकाल लेना। ईएटी कैसे निकलेगा, ईबीटी 1 माइनस टैक्स, ईएटी आ जाएगी, ईएटी को फिर बाद में क्या करना, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देना, अर्निंग्स पर शेयर निकल आएगा, हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में भी उन्होंने बिना बात के इनकम स्टेटमेंट बनाया है, आप बिना इनकम स्टेटमेंट के काम कर सकते हो। इस क्वेश्चन में भी उन्होंने बिना बात के इनकम स्टेटमेंट बनाया है, आप बिना इनकम स्टेटमेंट के काम कर सकते हो। क्वेश्चन में अगर इनकम स्टेटमेंट मांगा जाता तो हम बनाते, लेकिन अगर क्वेश्चन इनकम स्टेटमेंट नहीं मांग रहा है और बिना इनकम स्टेटमेंट के काम चल सकता है तो आप बिना इनकम स्टेटमेंट के काम चला लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है मेरे दोस्त, जनवरी 21 भी ओके हो गया। जनवरी 21 से पहले पेपर कब हुआ था सर, फिर पेपर हुआ था नवंबर 20 में, नवंबर 20 में, नवंबर 20 में, नवंबर 20 में पहला क्वेश्चन रेशियो का, अगला क्वेश्चन बजटिंग का, अगला क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, उसका अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन कौन सा था, चौथा क्वेश्चन डिबेंचर का था, ये आपका डिविडेंड का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 वर्किंग कैपिटल है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ये ईपीएस उसका क्वेश्चन आया हुआ है, कैपिटल स्ट्रक्चर का। इसके अंदर ईपीएस निकालना है, फाइनेंशियल ब्रेक इवन निकालना है, इंडिफरेंस निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कैपिटल बजटिंग, क्वेश्चन नंबर 5 आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 फिर से 10 नंबर, कितना, लिवरेज, लिवरेज बेटा 10 नंबर प्री फोकट के हैं, छोड़ के मत जाना। फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल
फॉर स्टोन लिमिटेड सेल्स आपको गिवन है 5 लाख रुपए की, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है 2 लाख रुपए की, कंट्रीब्यूशन गिवन है 3 लाख रुपए का, फिक्स कॉस्ट गिवन है 2 लाख रुपए की, ईबीआईटी आ गई, इंटरेस्ट आ गई, पीबीटी आ गया, मतलब पूरा इनकम स्टेटमेंट बना के दे दिया। यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लिवरेज फाइंड द परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम बोले तो ईबीटी। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन ईबीटी इफ ईबीआईटी इज इंक्रीज बाय 10%। किसकी जरूरत लगेगी, किसकी जरूरत लगेगी, किसकी जरूरत लगेगी, एफएल की। फिर इसके बाद परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी इफ द सेल्स इज इंक्रीज बाय 10%, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी इफ सेल इंक्रीज बाय 10%, किसकी जरूरत लगेगी, ओएल की। परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम इफ सेल्स इज इंक्रीज बाय 10%, ईबीटी में चेंज पूछ रहा है सेल्स की वजह से, किसकी जरूरत लगेगी, कंबाइंड लेवरेज की। उसके बाद क्वेश्चन ने थोड़ी सी लेंदी करने के लिए क्या कह दिया, वेरीफाई करके भी बता दो रिजल्ट्स। तो डिट्टो अभी ऐसा क्वेश्चन आरटीपी में लगाया था, डिट्टो अभी ऐसा क्वेश्चन आरटीपी में लगाया था, ये आरटीपी मई 21 में था, ये आरटीपी मई 21 में सेम क्वेश्चन है, नवंबर 20 में पूछा गया है एग्जाम में, और मई 21 में वही क्वेश्चन आरटीपी में भी डाल दिया गया है। मेहनत देख रहे हो इंस्टीट्यूट कितनी करता है तुम्हारे लिए। बढ़ूं आगे, हो जाएगा, हो जाएगा दोस्त। नवंबर 20 से पहले मई 20 वाला पेपर कैंसिल हो गया था, नवंबर 19, नवंबर 19, आओ बेटा नवंबर 19 में ये देखो 10 नंबर फिर से। बेटा जी ये वाला चैप्टर छोड़ के मत जाना किसी भी हाल में, 10 नंबर ये तुमको फ्री में दे रहा है चैप्टर। बैलेंस शीट दी हुई है गीता श्री की, बैलेंस शीट दी हुई है गीता श्री की, कंपनी का टोटल असेट टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है 4 टाइम्स का, टोटल असेट दी हुई है 6 लाख रुपए की। क्यों दिया हुआ है, ताकि तुम सेल्स निकाल पाओ। सेल्स आ जाएगी 24 लाख रुपए की, टोटल असेट्स को टर्नओवर से, सॉरी टोटल असेट्स को रेशियो से मल्टीप्लाई, ठीक है। इसके बाद इसके बाद इसके बाद फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको 2 लाख रुपए की दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट आपको 60% की दी हुई है। तो वेरिएबल कॉस्ट 24 लाख का 60%, 14.40 लाख, 24 लाख में से 14.40 चला गया, 9.60 लाख का कंट्रीब्यूशन आ गया। फिक्स कॉस्ट आपको दी हुई है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब कि ऑब्वियसली कि ये इंटरेस्ट इसमें अंदर इंक्लूडेड नहीं है। फिक्स कॉस्ट आ गई आपके पास 2 लाख रुपए की, 7.60 लाख का आपके पास क्या निकल कर आ गया, ईबीआईटी। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट का खर्चा माइनस करो, आपके पास नॉन करंट लाइबिलिटी में 10% डेप्ट है 2,40,000 रुपए की, तो आपके पास 24,000 रुपए का इंटरेस्ट चला जाएगा, -2 -0.24, आपके पास 7.36 लाख का ईबीटी निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया ऑपरेटिंग लेवरेज निकल आएगा, क्वेश्चन में पूछा गया फाइनेंशियल लेवरेज निकल आएगा, फिर ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास कंबाइंड भी निकल आएगा। जल्दी से कर लें क्या, जल्दी से कर लें। ओएल, ओएल कितना आएगा, ओएल आएगा 9.60 डिवाइडेड बाय 7.60, एफएल आएगा 7.60 डिवाइड बाय 7.36, 9.6 डिवाइड बाय 7.6, सर जी आ रहा है 1.26, 7.6 डिवाइड बाय 7.36, सर जी आ रहा है 1.032, और अगर कंबाइंड लेवरेज निकालना है तो 1.26 का मल्टीप्लाई 1.032 से, ये आ जाएगा 1.301, राइट, ये आ जाएगा 1.301। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है, फाइंड आउट ईबीआईटी इफ ईपीएस इज ₹1, ईपीएस इज ₹2, ईपीएस इज 0। अब ये कैसे करना है, ये कैसे करना है, देखो तुम्हें ईपीएस का फॉर्मूला मैंने सिखाया था, मैंने तुमको ईपीएस का फॉर्मूला सिखाया था। ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, ईपीएस का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, 1 माइनस टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, राइट। अब वो कह रहा है कि हमें ईपीएस 1 रुपए का चाहिए,
तो तुम हमें एक ऐसा लेवल ऑफ EBIT बताओ जहां पे EPS कितने रुपए आए, जहां पे EPS कितने रुपए आए, 1 रुपीज। तो तुम्हें पता है कि EPS कितने रुपए आएगा, तुम्हें पता है EPS कितने रुपए आएगा 1। तुम्हें EBIT नहीं पता, तुम्हें EBIT फाइंड करना है। इंटरेस्ट का खर्चा तुमको पता है, इंटरेस्ट का खर्चा 24,000 का है। टैक्स रेट तुमको क्वेश्चन में पता है 30% का है। इस क्वेश्चन में कोई भी प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स तुमको पता है कि तुम्हारे पास कितने हैं 18,000, तुम्हारे पास नंबर ऑफ शेयर्स है 18,000, राइट। अब इसको जरा सॉल्व करो। 18,000 इज इक्वल्स टू 0.70 EBIT माइनस 24 इंटू 0.7, 16,800। EBIT is equals to 18,000 plus 16,800 divided by 0.70. तो 18,000 divided by 0.7, 49,714। तो अगर आप इतने रुपए का EBIT कमाओगे, अगर आप इतने रुपए का EBIT कमाओगे तो आपके पास EPS कितने रुपए का आएगा 1 रुपीज का। अब वो कह रहा है कि हमें 2 रुपए का EPS कमाना है, 2 रुपए का EPS कमाना है। तो क्या करें, अगर 2 रुपए का EPS कमाना है तो इक्वेशन में यहां पर क्या रख दो, इक्वेशन में यहां पर क्या रख दो 2, बाकी सारी इक्वेशन सेम बना दो। EBIT माइनस 24,000, 1 माइनस 0.30 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स 18,000। अब इसको सॉल्व करो। 36,000 प्लस 16,800 इज इक्वल्स टू 0.70 EBIT। तो EBIT कितनी आ जाएगी 36,000 प्लस 16,800 डिवाइड बाय 0.7, 75,429, राउंड ऑफ कर दूं तो 75,429, ठीक है 75,429 EBIT आ जाएगी आपके पास। अगर आपको EPS 0 चाहिए, अगर आपको EPS 0 चाहिए तो EPS 0 मैंने आपको समझाया था क्या होता है। EPS 0 कहां पर आता है, फाइनेंशियल ब्रेक इवन। EPS 0 कहां पर आता है, फाइनेंशियल ब्रेक इवन। फाइनेंशियल ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स। इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड है ही नहीं, इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड है ही नहीं, समझना बात को। तो जो इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट है वही आपके लिए फाइनेंशियल ब्रेक इवन है। मतलब अगर आपके पास EBIT 24,000 रुपए का होगा, अगर आपके पास EBIT 24,000 रुपए का होगा तो आपका EPS क्या आएगा 0। चेक कर लो दोस्त, चेक कर लो। 49,714 अप्रोक्स, 75,429 अप्रोक्स और 24,000। ऑल्टरनेटिवली if EPS 0, EBIT will be equal to interest on debt, that is 24,000। बोलो बच्चे, लिवरेज का रिवीजन डन हो गया, लिवरेज का रिवीजन डन हो गया। कल इसी सिचुएशन पे, कल इसी सिचुएशन पे, इसमें कमेंट करने को नहीं बोला, इस वाले क्वेश्चन में कमेंट करने को नहीं बोला। जिस क्वेश्चन में कमेंट करने के लिए बोला है उसी क्वेश्चन में कमेंट करिएगा, ठीक है ना। अच्छा, सेकंड चीज, कल भी टाइमिंग हमारी सेम रहेगी और कल का टारगेट डिविडेंड डिसीजन, ठीक है। हम लोग हर रोज 2 चैप्टर का टारगेट लेते हैं और निपटाते हम लोग एक ही हैं, ठीक है। डिविडेंड डिसीजन इसे हम लोग कल वाइंड अप करेंगे, राइट। रात बहुत हो गई है, इट इज 11:15। सो आप लोग अगर पढ़ेंगे तो पढ़िए, वरना सो जाइए और सुबह टाइम से उठकर रिवीजन करिए। यूट्यूब वाले बच्चों को क्लास ये कल मिलेगी एडिट होके। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय टू ऑल, हैव अ नाइस डे, टाटा, बाय बाय।